मिस्त्री जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यकाल में न्यूज़ 18 दूसरी बार आपसे इंटरव्यू कर रहा है। हमारे 20 चैनल के माध्यम से आप हमारे करीब 70 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे कुछ अगले महीनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज का पहला सवाल, जब आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस मैनिफेस्टो में क्या अहम बातें देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो एक जिम्मेवार दल और एक प्रकार से गंभीरतापूर्वक जिसको आगे भी सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिलने वाली है, पक्का है, उसका जितना मैच्योर मैनिफेस्टो होना चाहिए उतना ये मैच्योर मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में पहली बार हमने यानी 2022 और 2024 इसको हमने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। इसका मतलब कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद नहीं, बीच में भी एक बार होगी। ये अपने आप में पहले कोई करता नहीं था और हमने आज़ादी के 75 साल, 75 कदम और पूर्णता के लक्ष्य वाले तय किए हैं। दूसरा, हमने कहा है कि 5 साल देश का वो फाउंडेशन तैयार करेंगे जो आज़ादी के 100 साल होंगे तब देश को कहाँ पहुँचाना है। फिर काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, देश में बेईमानी हो, इन सारे विषयों को कैसे हैंडल करना, इसकी चर्चा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सभी मसलों पर हमने, और वो एक मुद्दा ऐसा है कि जहां हमारे पहले जीत गया है, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, उनके कल्याण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हो, महिलाएं हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, उनके तरफ कैसे ध्यान दिया जाए, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, और देश को आधुनिकता की तरफ भी ले जाना है। देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो रहेगा वो विकास के अनुकूल कैसे हो, सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल कैसे हो। और 2014 से 2019 हमने जो काम किया वो एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबे हुए देश को बाहर लाना, नए आत्मविश्वास को पैदा करना और सामान्य मानवीय की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, उस पर ध्यान आकेंद्रित किया। आने वाले 5 वर्ष, बीते 5 वर्ष आवश्यकता की पूर्ति के थे, तो आने वाले 5 वर्ष सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को ताकत देने के हैं, उन आकांक्षाओं के लिए अवसर देने के लिए है। तो अगर आप ये घोषणा पत्र को देखें तो ये और पार्टियों के घोषणा पत्रों से कैसे अलग है, खास करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से? पहले तो नाम से ही फर्क है। उनका घोषणा है, हमारा संकल्प है। हमने संकल्प पत्र कहा है। मैं चाहूंगा कि देश के विद्वत जन दोनों हमारे संकल्प पत्र और कांग्रेस की घोषणा दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करें। दूसरा, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारे घोषणा पत्र को देखा जाए। तीसरा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनका घोषणा पत्र देखा जाए। कई बातें ऐसी हैं कि जिसमें आसमान जमीन का अंतर है। आज आतंकवाद को खत्म करने की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं। तब आतंकवादियों को हर प्रकार से दबाव पैदा करना, डिमोरलाइज करना, साइकोलॉजिकल वॉर भी जीतना, उसके बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से ऐसा मैसेज निकल रहा है जैसे आतंकवादियों के प्रति नरमी बरती जाएगी, सिंपैथी रखी जाएगी। जहाँ तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के संबंध में जो कुछ भी कहा गया वो वैसा ही कहा गया है जो कभी न कभी पाकिस्तान बोलता रहा है। कोई भी देशभक्त नागरिक इस भाषा को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने एक बात कही आप साहब को हटाने की।
क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना, पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो आप 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मोदी जी, 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ। उसके बाद मुझे याद है 25 फरवरी को आप हमारे राइजिंग इंडिया समिट में चीफ गेस्ट बनकर भी आए। आपने हम लोग कुछ आभास भी नहीं होने दिया कि आपके मन में क्या चल रहा है। और आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी भाषा से समझ आ सकता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। लेकिन मैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में शॉर्टकट वाले डिसीजन कभी लेता नहीं हूँ। तो सभी लोगों से मैंने चर्चा की, सेना से चर्चा की, सुरक्षा बलों से चर्चा की, अफसरों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद धीरे धीरे मैं सोच रहा था कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारी सेना ने पुलवामा करने वाले आतंकवादियों को तो यहीं पर मार गिराया। वो अपने आप में बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं था। आतंकवादियों की लालन पालन जहां होता है, आतंकवादियों को जहां से खातर पानी मिलता है, वहां तक अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सुधरने वाले नहीं है। और 26/11 का अनुभव कहो, पार्लियामेंट अटैक का अनुभव कहो, बाकी घटनाएं देखो, तो लोग मान के चलते थे, पाकिस्तान तो मान के बैठा भी भारत कुछ करने वाला नहीं है, और इसलिए उनकी हिम्मत भी बढ़ती चली जा रही थी। हमें इस बार लगा कि नहीं भाई, हमने जब उरी के बाद हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया। इस बार हुआ तो हमें लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता ठीक नहीं होगा, एयर स्ट्राइक का रास्ता ठीक होगा, तो हमने एयर स्ट्राइक का रास्ता किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। और मैं मानता हूं कि सबको हमने जोड़ करके किया है, सबको विश्वास में लेकर के किया है। अगर आप देखें तो आपके कार्यकाल में आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अभी आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की। इसके बाद भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जब चाहता है कश्मीर में अटैक कर देता है, तो इसका लंबे समय में इसका क्या, इससे ज़्यादा कठोर कदम उठाने पड़ेंगे आपको? पहली बात है कि थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। आतंकवादी हमले करते हैं, वो घटनाएं तो बहुत कम हो गई है। पुलवामा एक अपवाद है। ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जब उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, उसमें गोलियां चलती हैं और उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं। तो क्या हम कभी सबूत देंगे? क्या आप कभी इस चीज को आगे लाएंगे? जब आप एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हो, तब इस प्रकार की भाषा दुश्मन को बल देती है, देश को कंफ्यूज करती है, देश के जवानों को डिमोरलाइज करती है। और इसलिए ऐसे समय देश को एक स्वर से एक ही बात कहनी चाहिए कि हमारे वीर जवानों का गौरव करना चाहिए, उनके पराक्रम का गौरव करना चाहिए। इसके पहले कई युद्ध हुए, क्या कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा प्रयोग की है? कई एक्शन हुए, कभी किसी ने ऐसी भाषा प्रयोग नहीं की। जहां तक सबूत, पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान ने क्या कारण था कि सुबह 5 बजे उठ करके ट्वीट किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? हम तो चुप थे, और पाकिस्तान को क्यों कहना पड़ा? वो अपने आप में सबूत है। ये बोली
या हमारी सेना के लोग बोले, ऐसा तो नहीं है। मोदी जी, इमरान खान से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उनके पीछे आर्मी का भी हाथ है, तो इसलिए ये नहीं कहेंगे। भारत के अंदर पाकिस्तान की किसी भी बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की जीरो क्रेडिबिलिटी है हमारे देश में, और इसलिए पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से विरोधी दल के लोग पाकिस्तान की हर बात को अपनी बात बनाने लग गए हैं। ये चिंता का विषय है। सवाल ये है, चुनाव तो हिंदुस्तान में बहुत आते हैं भाई, हमारे यहाँ तो हर 6 महीने में चुनाव चलते हैं। तो इसको चुनाव के साथ जोड़ करके कोई बात करता है तो उसे दूसरा गलती क्या हो सकती है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा चाइना का भी है। अगर हम देखें तो मसूद अजहर के मामले में चाइना ने 10 साल में इस बार चौथी बार फिर वीटो का इस्तेमाल किया। तो ये हम चाइना से कैसे डील करेंगे? एक होता है चाइना के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध हमारे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा है, वहाँ का इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, भारत के नेता वहाँ जाते हैं, उनके नेता यहाँ आते हैं। इस बीच बीच सीमा का विवाद है, और सीमा का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। भारत का एक पक्ष है, चाइना का दूसरा पक्ष है, और इसलिए हम लोग उसको स्वीकार करके हम चले। लेकिन हम कोशिश करें कि डिफरेंसेस हमारे डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो, और ऐसी कोई अगर बात होती है तो हायर लेवल पर इसको एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, और यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनको क्या स्टैंड लेना, क्या स्टैंड नहीं लेना, वे हर देश अपने अपने तरीके से तय करता है। जैसे हम हैं, कई बात ऐसी होती है जिसमें हम पैलेस्टाइन के साथ होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं इजराइल के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम ईरान के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है हम अरबिक कंट्रीज के साथ होते हैं। तो इसलिए हर देश अपने हित में कुछ न कुछ रणनीति के तहत सोचता है, और मुझे विश्वास है कि देश समझेगा कि एक जमाना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला रशिया हमारे साथ हुआ करता था, और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है, अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, और पूरी दुनिया भारत के साथ होती है। इस बदलाव को हमने समझना चाहिए, और यही भारत की सफलता है। तो इस वीटो के बाद भी क्या आपकी चाइना से कुछ बात हुई है? आप कह रहे हैं कि आपका डायलॉग उनसे बना हुआ है, बराबर काम साथ में करने का एक फैसला लिया हुआ है, तो क्या इसके बाद भी उनसे कुछ बातें हुई? हर मीटिंग में हर मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें ये भी मुद्दे होते हैं, और ये चर्चा इस बार नहीं, पहले भी आई थी। देश में एक भाव बन रहा है कि चाइना के संग हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, तो उसके गुड्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देश में वेलकम नहीं करने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आज के दुनिया ये बाइपोलर नहीं है। इस ग्लोबलाइज एरा में हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और कनेक्टेड भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, WTO जैसे, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, और इसलिए एक सरकार के नाते ऑफिशियल स्टैंड तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे कानून है उसी के अनुसार रहना चाहिए, और वो भारत पालन करता है। जहां तक नागरिकों को क्या चीजें रखा लेनी चाहिए, क्या चीजें उपयोग करनी चाहिए, वो नागरिकों के सूझबूझ पर विश्वास रखता है। नागरिकों को हमने मार्गदर्शन करते रहे, लोगों ने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। ये हेउछि न्यूज 18 नेटवर्क। आपण देखुछंती न्यूज 18 ओडिया, आम पहुंच आप 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात करी थी। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर को विश्वास भी चाहिए। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? एक तो ये समस्या बहुत पुरानी है। अच्छा होता अगर ये जम्मू कश्मीर का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता तो आज जो मुसीबत हम झेल रहे हैं वो नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने इसका रास्ता वैसे ही निकाला होता जैसे जूनागढ़ का निकाला, जैसे निजाम का निकाला, इसका भी निकालते। लेकिन एक तो ये मामला पंडित नेहरू ने अपने पास रखा और तभी से लेकर के विवादों में घिरा रहा है। अब तक हमारे हजारों जवान मरे हैं। विकास के लिए बजट में कभी कोई कमी नहीं आई, खर्च हुआ है। इसलिए भारत की तरफ से कभी भी कश्मीर को थोड़ा सा भी बुरा लगे या अन्याय हो, ऐसी कोई घटना कभी भी नहीं हुई। लेकिन इस समस्या को समझ करके उसको हैंडल करना चाहिए। इसमें पहले की सरकारों में कोई न कोई कमी रही है। दूसरी बात है, कश्मीर, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जम्मू में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। श्रीनगर के अंदर वैली में एक 2.5 डिस्ट्रिक्ट जहां ये समझ आता है। इस 2.5 घटनाओं को हम पूरे जम्मू कश्मीर की घटनाओं के रूप में देखते हैं। एक तो एक बार ये नैरेटिव बदलना चाहिए और उसमें मीडिया के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। दूसरा, वहां जो काम हो रहे हैं, अब देखिए स्पोर्ट्स में चुनाव हुए, 70 to 75% वोटिंग हुआ और हजारों की तादाद में पंच सरपंच जीत करके आए जो कई दिनों से लटका पड़ा था। वो अब काम में लग गए, उनको अवसर मिल गया। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नए रोजगार बढ़ने चाहिए। नए रोजगार के अंदर वहाँ के जो 35A या 370 ये रुकावट बनी हुई है। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता नहीं है। वहाँ आप IIM बनाओ लेकिन कोई प्रोफेसर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रोफेसर जाएगा और उसके बच्चों को एडमिशन चाहिए तो कानून आड़ा आता है, उसको मकान चाहिए तो कानून रुकावट करता है। और उसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ ऐसे नियम बना करके पंडित नेहरू जी गए हैं जो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। उसको एक बार रीलुक करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि वहां पर जो आपने अलायंस किया वो आपकी एक गलती थी, और असेंबली के चुनाव कब उम्मीद किए जाए हो सकते हैं? वो एक प्रयोग था और नागरिकों ने जो मैंडेट दिया था, कोई भी एक दल सरकार नहीं बना सकता था। हम लंबे अरसे तक आशा करते रहे कि PDP और NC के लोग मिलकर के सरकार चलाएंगे, लेकिन उनका मेल बैठा नहीं। अच्छा होगा सरकार बनती है। मुफ्ती साहब सीनियर थे, 2-3 महीने के बाद बातचीत शुरू हुई और हमने पब्लिकली कहा भाई हम 2 ध्रुव, रिलक्टेंट थी पहले 2-3 महीने तो उन्होंने लिया नहीं, फिर गवर्नर रूल आया था, बाद में वो आगे आई, उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया। लेकिन जब ये पंचायतों के चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने टालती रही और कहने खून खराबा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। बंगाल में अभी पंचायतों के चुनाव हुए और जितनी हिंसा हुई, जितने लोग मारे गए, जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए जीरो वायलेंस, जीरो, एक भी घटना नहीं। अब ये घटनाओं को आप मीडिया के लोग देश के सामने लाते ही नहीं है। और मैं मानता हूं निष्पक्ष मीडिया ने भी कश्मीर का ये जो नैरेटिव, एक आतंकवादी घटना हो जाए 24 घंटे चले, लेकिन वहां जो काम हो रहे हैं, वहां के लोगों में जो तजुर्बा है, उन सारी बातों को लाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है। आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा। किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहाँ बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ये पहुंचने ही नहीं देते हैं।
और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बना करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन दिनों भारत सरकार की तरफ से हवाला वगैरह के विषय को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादियों के घटना के समय पाकिस्तान से पैसा लेकर के पत्थर मारने वाले हुआ है, और इसलिए कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है? ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर रियल इश्यूज से लोगों को भटकाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है भारत माता की जय। अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और अगर मेरी भारत माता गंदी है तो फिर वो राष्ट्रवाद है क्या? अगर भारत माता को स्वच्छ करने का मैं अभियान चलाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और मेरे गरीब के पास रहने के लिए घर ना हो, अगर मैं घर बनाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं लेकिन अगर हमारा गरीब बीमार है और अस्पताल तक जाने का पैसा नहीं है, वो मौत का इंतजार कर रहा है, अगर आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख रुपए तक की उसको दवाई के लिए व्यवस्था हो जाए तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? हमारे देश के किसान आधुनिक खेती करें, अन्न उत्पादन करें, अन्न के पूरे दाम मिले, MSP लागू करूं, मैं लागत का 1.5 गुना पैसा दूं, क्या वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? हमारे देश की सेना के जवानों को ताकतवर बनाने के लिए आधुनिक साधन सामग्री खरीदने का कदम उठाऊं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? और इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा व्यापक है। भारत माता की जय, इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों की जय, इसका मतलब 130 करोड़ देशवासियों की सपनों की जय, इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों के लिए हमेशा विजयी होने के लिए अवसर प्राप्त हो, आगे होने के लिए अवसर प्राप्त हो। इन बातों को मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा में मानता हूं और उस अर्थ में हम राष्ट्रवादी हैं और हमारा राष्ट्रवाद जन जन के कल्याण के लिए है। राष्ट्रवाद के अलावा वो कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिनके बीच आप लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं? एक तो विकास में भी हम मानते हैं कि 2 पटरी पर विकास चलता है। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी प्राथमिक सुविधाएं पहुंची नहीं हैं। ये प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाना, जिसके पास घर नहीं है घर देना, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है उसको दवाई देना, जिसके पास शिक्षा नहीं उसकी शिक्षा की व्यवस्था देना, एक सम्मान भर जीवन हिंदुस्तान का हर नागरिक जी सके, ईज ऑफ लिविंग हो, उसकी चिंता करना। भारत का मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उसको नकार करके पूरा पहले सरकारें चली। हमारे लिए वो एक तबका है जो देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मध्यम वर्गीय लोग, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, नीति नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, सरकार को टैक्स देने वाले लोग हैं और सरकार से मिनिमम मांगने वाले लोग हैं। उनको रक्षा करना, उन पर जो जुल्म करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनाप शनाप पिछले 3-4 दिनों से बोल रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र, हमने किसानों की आय डबल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ खेत मजदूर और किसान, उनको 60 साल के बाद पेंशन मिले। पेंशन का मतलब ये नहीं कि वो घर जाके बैठ जाए। मानो एक टीचर रिटायर्ड होता है, पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन क्लासेस चलाता है, ट्यूशन क्लासेस में जाता है, उनको एक्टिविटी करता है। उसी प्रकार से किसान को 60 साल के बाद पेंशन मिले, खेत मजदूर को पेंशन मिले, उसके लिए एक विस्तृत स्कीम बना करके हम जाएंगे। उसी प्रकार के छोटे दुकानदार छोटा छोटा कारोबार करते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं,
ऐसे लोगों के पेंशन के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था इस दिशा में हम इस बजट के अंदर हम लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, रोजगार के विपुल मात्रा में अवसर पैदा हो। तो ऐसे सपने लेकर के ये संकल्प पत्र हमने रखा है। हमारा संकल्प पत्र धरती से जुड़ा हुआ है। 5 साल सरकार में रह करके पूरी जिम्मेवारियों के एहसास के साथ हमने बनाया है और हमें पूरा पता है कि नेक्स्ट 5 ईयर हमें ही इसको डिलीवर करना है। सिर्फ अखबारों में जगह बनाने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है, 24 घंटे वाहवाही लूटने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है। हमारा संकल्प पत्र 24 घंटे के लिए नहीं, 2024 तक सामान्य मानवीय की जिंदगी बदलने के लिए है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है आपको रफाल के मुद्दे पर घेरना चाह रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है और इसको आपने जो है पलटवार किया और आपने कहा मैं भी चौकीदार। तो ये कहाँ से उठा और इसको आप कैसे हम लोगों के बीच में लाए? जहाँ तक राफेल का सवाल है, विरोधी दल भी पहले इसके साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति बार बार झूठ दोहराते गए और हर जगह पर उनकी पिटाई होती गई। सुप्रीम कोर्ट तक उनको मुंह की खानी पड़ी है, सीएजी के सामने भी मुंह की खानी पड़ी है। और कुछ निष्पक्ष पत्रकारों ने भी शुरुआत में सवाल उठाए थे कि भाई बॉफोर्स में तो मनी ट्रेल मिलता था, सबूत मिलते थे, यहाँ कोई आधार के बिना तुम बोलते रहे तो कितने दिन चलेगा। और जो उनके एडवाइजर है उन्होंने भी उनको बार बार बताया कि राफेल बाजार में चलता नहीं है, चुनाव जिताने के लिए मुद्दा नहीं बन सकता है, आप छोड़ दीजिए। उनके ही लोगों ने उनको कहा है, लेकिन उनके पिताजी का जो पाप है बॉफोर्स का, उसको धोने के फिराक में ये वो करते रहते हैं। और कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस की तबाही रक्षा सौदों को लेकर के हुई, तो और कोई भी सरकार आए उसको रक्षा सौदों में फंसाओ। जब अटल जी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाने के लिए उन्होंने कॉफिन के लिए शायद उन्होंने किया था। यूपीए की सरकार में उसका कोर्ट जजमेंट आ गया, सब झूठा था। तो ये प्रकार से अभी उन्होंने को लगता है कि मोदी को घेरने के लिए करो, कोई आधार नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं आधार दीजिए, देश की जनता को दो, नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गप के ऊपर गप मार रहे हैं। और इसलिए ये मुद्दा चल नहीं रहा है और चलने वाला भी नहीं है। और जो लोग, मैं इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, एक समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी भी इवन कांग्रेस के विपक्ष के नेता का बयान है कि मोदी जी के ऊपर कभी भ्रष्टाचार का ये जनता कभी नहीं स्वीकारती है। भारत की समझदारी है, वो समझते हैं लोगों को। इसीलिए शायद जहां तक चौकीदार का सवाल है, 2013-14 में मैं जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार कर रहा था, तब मैं लोगों को कहता था कि आप मुझे चौकीदार का काम दीजिए और मैं भारत के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा उस समय का मेरे भाषणों का वाक्य हुआ करता था और वो आज भी मैं कहता हूं कि मैं चौकीदार हूं और मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। अगर कोई कुछ करता है तो कानून में कठोर करता चला जा रहा हूं, एक्शन लेता जा रहा हूं। और सरकार आज एक वातावरण बनाने में सफल हुई है, ईमानदारी को प्रोत्साहन देने की। तो इसीलिए उन्होंने शायद दूसरा मुद्दा उठा लिया है। अब उनका जो कैंपेन कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस का नया
कांग्रेस न्याय देगा क्या? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं कि आपने तो 10 दिन में कहा था, 100 दिन हो गए, न्याय कब मिलेगा? भोपाल के जो गैस पीड़ित थे, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए थे, वो न्याय मांग रहे हैं कि आपने क्यों गुनहगारों को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी, वो न्याय मांग रहे हैं। नंबी नारायण, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको आपने झूठा केस कर करके जेल में डाल दिया और भारत के स्पेस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नंबी नारायण न्याय मांग रहे हैं कि आप क्या करेंगे? समझौता एक्सप्रेस के अंदर निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया? उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। इस देश के महापुरुष बाबा साहब आम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी न्याय मांगते हैं कि इतिहास में उनको उचित साथ क्यों नहीं मिला, उनको इस प्रकार से नीचा दिखाने की हर बार कोशिश क्यों की गई। तो न्याय मांगने के लिए अब देश के हर कोने से आवाज उठ रही है।